Good morning, students. You are welcome again on the platform of Integrated School Khatar, and this is the class for 9th and 10th for subject English. Okay, CBSE and RBSE. Okay, and you know that we are on the point of the topic subject verb concord. Okay, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के कुछ रूल्स के बारे में हमने जान भी लिया था। एंड नेक्स्ट हम बाकी के जो रूल हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा यानी कि आसान होते हैं और साथ में उन क्वेश्चन को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो आगे के जो रूल्स है उनको लेकर हम चलते हैं। तो हमने जो भी रूल पढ़े उसके नेक्स्ट जो रूल है वो देख लेते हैं। तो when two subjects or more than two subjects, okay, और मोर देन इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं और मोर देन टू, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें पता है कि लगभग हम दो ही सब्जेक्ट जोड़ पाते हैं, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट के सेंटेंस बहुत रेयर मिलते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट्स और मोर देन टू भी हो सकते हैं, ठीक है, आर कनेक्टेड टू not only but also, ओके। तो जब दो सब्जेक्ट या दो से ज्यादा सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से हम ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में किस तरीके से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं वो देखना है हमें। तो सबसे पहले देखिए नॉट ओनली, क्योंकि हमें पता है कि केवल हमें सब्जेक्ट ही से ऐड करने हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और कॉनकॉर्ड का टॉपिक है। तो नॉट ओनली, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट की बात हम करते हैं एंड बट आल्सो, और उसके बाद हम सब्जेक्ट टू की बात करते हैं, ओके। और उसके बाद हमारा वर्ब का क्राइटेरिया आता है कि वर्ब हम क्या फिलअप करें, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास नॉट ओनली, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट का हमने यूज किया, बट आल्सो का हमने यूज किया, उसके बाद सब्जेक्ट टू का यूज किया। तो इस कंडीशन में ध्यान रखें जो सब्जेक्ट टू है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट टू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू, अगर सब्जेक्ट टू सिंगुलर हुआ देन वर्ब विल बी आल्सो सिंगुलर, और सब्जेक्ट सेकंड अगर प्लूरल हुआ तो उस कंडीशन में हम वर्ब क्या फिलअप करेंगे, प्लूरल ही फिलअप करेंगे। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर टू। तो सब्जेक्ट नंबर टू के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें अपना वर्ब जो है वो फिलअप करना है। क्लियर? मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं। नॉट only children but also parents sitting in the park, ओके। अब ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी हैज और ऑप्शन डी है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं नॉट ओनली का यूज हुआ, फिर यहाँ बट आल्सो की बाद सब्जेक्ट नंबर टू दिया हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट नंबर टू। अब यहाँ पे बट आल्सो के बाद देखिए पेरेंट्स दिया हुआ है, पेरेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर टू है और सब्जेक्ट नंबर टू इट मींस हम कह सकते हैं यहाँ पर ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए प्लूरल का यूज होता है, ये सिंगुलर नहीं आएगा, इसके चांसेस हो सकते हैं, सिंगुलर नहीं आएगा, इसके चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि आर का यूज या हैव का यूज प्लूरल में तो करते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी जो मेन वर्ब है सिटिंग,
तो क्या हम आर के साथ यूज करेंगे या फिर हैव के साथ यूज करेंगे? तो डेफिनेटली हम आर के साथ यूज करेंगे, ओके, क्योंकि आपको पता है हैव के साथ तो हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और आर के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं, तो इसीलिए हमारा प्रॉपर आंसर क्या होगा? आर का यूज होगा। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? और एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, नॉट ओनली ही but also his brothers and sisters ठीक है, submitted their assignment before Monday। ओके, हमारे पास सेम ऑप्शन है, यही सेम ऑप्शन के बेस पर हम करना चाहते हैं, ठीक है, वही इज आर हैजर के बेस पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉट ओनली दिया हुआ है, बट आल्सो दिया हुआ है, सब्जेक्ट फर्स्ट नॉट ओनली के बाद है, बट आल्सो के बाद हमारे पास सब्जेक्ट सेकंड देखो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे एंड आया, तुम सोच रहे हो कि एंड का यूज हो गया सर, क्या करें क्या नहीं करें? अरे एक ही यूनिट मानी जाएगी, ये एक ही यूनिट मानी जाएगी। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये प्लूरल है और प्लूरल की कंडीशन में प्लूरल का यूज होता है। प्लूरल में हम जानते हैं कि इसका और हैज का यूज तो होगा नहीं, इस कंडीशन में हमें आर और हैव का यूज होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसके बाद जो मेन वर्ब दी हुई है वो मेन वर्ब क्या है? थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म का यूज जो है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि सेंटेंस एक्टिव का है, पैसिव का नहीं है, तो एक्टिव के सेंटेंस में हम हैजन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, आर के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। इसलिए अब बात ध्यान रखना, सबमिटेड थर्ड फॉर्म है, इसीलिए हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? हैव होगा। ओके, लेकिन हाँ, अगर ये सिंगुलर होता तो हैज का यूज होता, लेकिन इस कंडीशन में प्लूरल है तो किसका यूज हो रहा है? हैव का यूज हो रहा है। तो यहाँ प्रॉपर वे में हमारा आंसर क्या होगा? हैव होगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर है। तो हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट रूल, each and every always follows a singular verb, okay, each or every always follows a singular verb। क्लियर? ईच और एवरी की हम बात कर रहे हैं, ईच और एवरी जो है वो हमेशा एक जो है वो सिंगुलर वर्ब को ही फॉलो करता है, ठीक है। तो ईच और एवरी ऑलवेज फॉलो दिस सिंगुलर वर्ब। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कि ईच और एवरी, ईच की बात करें, एवरी की बात करें, जहां पर हम वर्ब का जब यूज करेंगे तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी, ये बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि ईच और एवरी उनके साथ नाउन का यूज हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, ये नाउन भी सिंगुलर ही यूज होगा अगर होगा तो। और वर्ब की बात हुई तो हम यहाँ पर जो वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर होगी। इट मींस हम इन बातों को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ईच और एवरी अगर सब्जेक्ट में आया है, चाहे वो एज ए प्रोनाउन आया हो, चाहे वो एज ए डिटरमिनर आया हो, उन दोनों कंडीशन के अंदर अगर ईच और एवरी का यूज हुआ है तो डेफिनेट हम वर्ब जो है सिंगुलर ही यूज लेंगे। कैसे यूज लेंगे?
वर्ब हम यहाँ पर सिंगुलर ही यूज लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा टीच, यहाँ पे मैंने टेक और दूसरा मैंने दिया टेक्स। ओके, यानी कि प्रत्येक इनमें से अपना जो खाना है वो समय पर खाता है। इट मींस अब हमारे पास बात आई टीच की यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये प्रोनाउन के अंदर यूज हुआ है, ये प्रोनाउन है, बात ध्यान रखिए। अगर नाउन आता है तो डिटरमिनर बन जाता है, लेकिन यहाँ ये प्रोनाउन है। लेकिन इस बात से हमें कोई मतलब नहीं फिलहाल के लिए, हमें सिर्फ मतलब क्या है कि हमें हमारे सब्जेक्ट में क्या मिला, टीच मिला। तो टीच आया है तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, और सिंगुलर वर्ब क्या है, टेक्स। क्या है, टेक्स। आपको बताया था मैंने कि मैन वर्ब में अगर एस या टीएस लगा हो तो सिंगुलर मानी जाती है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर हमारा एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो क्या फिलअप करेंगे, टेक्स्ट फिलअप करेंगे। हम दूसरा भी अपने पास ऑप्शन में ले सकते हैं, जैसे एवरी के साथ हम लिख सकते हैं कि एवरी कैंडिडेट, एवरी कैंडिडेट who is sitting on the veranda waiting for his or her chance। ठीक है, अब हमने यहाँ दिए ऑप्शन, हमने फिलअप कर दिए, इस फिलअप किया, आर फिलअप किया, उसके बाद एस, और उसके बाद ऑप्शन फिलअप किया हमने हैव बीन। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एवरी का यूज हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखो नाउन इसने यूज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसके एडिशनल, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक्सटेंशन है, ये सब्जेक्ट का एक्सटेंशन है, ठीक है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि हमारे सब्जेक्ट में क्या आया, एवरी आया। उस कंडीशन में एवरी के साथ आपको पता है सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, और सिंगुलर वर्ब के अंदर एक इज दिया हुआ है और एक हैज दिया हुआ है। आर और हैव बीन का यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं है। इस कंडीशन में हमें ये देखना है कि नेक्स्ट जो हमारे पास, यानी कि हमारे पास फिल इन द ब्लैंक के बाद, यानी कि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है, और आईएनजी का यूज जो है वो इजम आर और वोज वर्ब के साथ किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं बी की जितनी भी फॉर्म है, इजम आर है या फिर वोज वर्ब है, उनके साथ हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो क्या होगा, इज होगा। क्या होगा, इज, ठीक है, क्योंकि इज सिंगुलर भी है और हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, और इज जो है वो आईएनजी फॉर्म से पहले यूज होता है। इट मींस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इज होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा अगला रूल क्या है, when indefinite pronouns are used as subjects in the sentence, tense are considered in a singular element. Okay,
तो हम उनको सिंगुलर एलिमेंट के रूप में मानेंगे, यानी कि सिंगुलर एलिमेंट मानेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हमें क्या मानना है, सिंगुलर एलिमेंट मानना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जितने भी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस जब सिंगुलर होंगे तो एक बात आप ध्यान रखिए, जब ये सिंगुलर होंगे इट मीन्स हम इनके यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब बात ये आती है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है कौन कौन से। तो हम कह सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं। जैसे मैंने कहा समवन, ठीक है, समवन, somebody, इसके अलावा anyone, anyone, anybody, इसके अलावा no one, nobody, no one, nobody, इसके अलावा देखिए everyone, everybody, everyone, everybody, something, anything, something, anything, इसके अलावा देखिए everything and nothing। इसके अलावा देखिए नन। नन आप एक बात याद रखिए, नन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। नन सिंगुलर भी मान सकते हैं, नन प्लूरल भी मान सकते हैं, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये एप्रोप्रिएट होता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि नन जो है कई बार आपको पता नहीं लगता, कई बार आपको पता लग जाता है कि नन जो सिंगुलर है प्लूरल है। तो उस कंडीशन में जब आपको पता है तो उस हिसाब से आप सिंगुलर प्लूरल का यूज कीजिए। और उस कंडीशन में जब आपको नन के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, नन के बारे में आप कुछ नहीं जानते, इट मीन्स यहाँ पर आपको अब अपने तरीके से काम में लेना है। इट मीन्स यहाँ पर आपको प्लूरल का यूज करना है। किसका यूज, प्लूरल का यूज करना। अदरवाइज नन जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए काम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन को हमें क्या मानकर चलना है, सिंगुलर सब्जेक्ट मान के चलना है। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में जब काम में आएंगे तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू हम इनके बारे में जान सकते हैं। देख सकते हैं इसमें कहा एवरीवन, asking, to ask, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा हमारे पास एवरीवन है, सिंगुलर है, यानी कि हम इसको सिंगुलर मान रहे हैं। अब सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज हुआ। देखिए एस या एस अगर मैथ्स में लगा हुआ है तो सिंगुलर है, अदरवाइज प्लूरल है, इसका यूज नहीं होगा। आस्क, हाँ इसका हो सकता है क्योंकि ये सिंगुलर है। आस्किंग, आस्किंग का यूज नहीं करेंगे,
क्योंकि आस्किंग के लिए जरूरी था कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर भी आस्किंग रॉन्ग है। टू आस्क यहाँ पे इंफिनिटिव है, इसका यूज नहीं होगा क्योंकि हमें मैन वर्ब चाहिए और टू आस्क की जो है मैन वर्ब नहीं है। इट मींस यहाँ पे हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, मस्ट होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा नो वन is confidence okay, so lose okay, and losing and the losses। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है ल्यूज का, टू ल्यूज का, लॉसिंग का एंड लॉसेस का। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हमें पता है कि नो वन इंडेफिनिट है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर नहीं है तो इंफिनिटिव का यूज नहीं होगा, आईएनजी का यूज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और लॉसेस जो है हमने आपने सिंगुलर है। मींस एप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर हमारा क्या होगा, लॉसेस होगा। क्या होगा, लॉसेस होगा। ओके स्टूडेंट, समवन स्पेस नॉकिंग डोर, तो यहाँ हम देख सकते हैं इज आर हैज और हैव। समवन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब इज है और हैज है। इट मींस प्लूरल की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आईएनजी दिया हुआ है। इट मींस इसके साथ आईएनजी का यूज होता है, हैज के साथ आईएनजी का यूज नहीं होता, इसलिए ये आंसर भी हमारा गलत हो गया। हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, इज होगा। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने जो कुछ रूल आपको बताए हैं, तो आप थोड़ा सा इनको अपने घर पर भी अपने एग्जाम्पल के थ्रू जो है तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, इनके जो नेक्स्ट रूल है हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।